हेलो एवरीवन, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल आईएएस टेक्स्ट बुक में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट पर। हर एंगल से मैंग्रोव फॉरेस्ट इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट होते क्या हैं, इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ-कहाँ उगते हैं। उसके बाद देखेंगे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की कंडीशन इंडिया में कैसी है। उसके बाद कवर अप करेंगे कि आज की डेट में इनको क्या थ्रेट्स हैं, और फिर देखेंगे कि क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए फ्यूचर में। तो अगर आपकी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट से जाके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगी, जहाँ पर आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, ताकि ये जो टॉपिक है हमें और अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले है कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। द वन इज योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड द सेकंड वन इज योर इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक इकोसिस्टम जो है, जिसमें कि हम बात करते हैं पानी या पानी, समुंदर, बेसिकली पानी के बारे में। उसके बाद जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है आपका, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी है आपका फ्रेश वाटर, सेकेंड है आपका ब्रैकिश वाटर, और तीसरा है आपका द थर्ड वन इज योर सलाइन वाटर। और ये जो डिफ्रेंशिएट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हम सैलिनिटी के आधार पर करते हैं कि पानी में बेसिकली नमक की मात्रा कितनी है। तो जो फ्रेश वाटर है आपका, वो लेस देन 5 पीपीटी होता है। पीपीटी मीन्स पर पार्ट पर थाउजेंड। तो जो आपका फ्रेश वाटर है वो आपका लेस देन 5 पीपीटी होता है। उसके बाद सेकेंड है आपका ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड अ सलाइन वाटर। ना तो ब्रैकिश वाटर जो होता है वो ना तो ज़्यादा खारा होता है और ना ज़्यादा मीठा होता है, तो वो एक कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, जिसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। और इसकी जो सैलिनिटी होती है वो आपकी 5 से 5 टू 35 पीपीटी होती है। उसके बाद है आपका सलाइन वाटर। सलाइन वाटर हैज सैलिनिटी अबाउट अबव ग्रेटर देन 35 पीपीटी। तो ये जो डिफरेंशिएशन किया गया है, ये किस आधार पर है? सैलिनिटी के आधार पर। आपको ध्यान रखनी है ये बात। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं वो है हमारा ब्रैकिश वाटर का। ब्रैकिश वाटर में आएगा, जिसकी पीपीटी कितनी है? 5 टू 35 पीपीटी। तो सबसे पहले मैंग्रोव फॉरेस्ट होता क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, ये एक मैंग्रोव जो है वो एक पेड़ों की बेसिकली प्रजाति है। ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं जो कि आपके वेट ग्राउंड में पाए जाते हैं, किसी भी नदी, समुंदर या किसी स्ट्रीम किनारे पाए जाते हैं, और जिनकी रूट्स जो होती हैं वो अबव द ग्राउंड होती हैं, मतलब ज़मीन से ऊपर होती हैं। अब ज़मीन से ऊपर क्यों होती है, ये अभी आगे हम लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद है आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ट्रीज और शर्ब दैट लिव्स इन अ कोस्टल इंटरटाइडल जोन। कोस्टल इंटरटाइडल जोन में ये पाए जाते हैं। इस कोस्टल इंटरटाइडल जोन का मतलब क्या है? जैसे ये आपका ये इस साइड आपका समुंदर है और दूसरी साइड आपका लैंड है, तो यहाँ से लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। तो ये जो जोन है आपका, वो कोस्टल इंटरटाइडल जोन हो गया, जहाँ पर ये जो वेजिटेशन है वो डेवलप करती है समुंदर किनारे, और इस एरिया में आपका ब्रैकिश वाटर पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ना तो ज़्यादा जो ये ज़मीन है इसमें ना तो ज़्यादा सॉल्ट होता और ना ही ज़्यादा फ्रेश होती है। तो मतलब इस ज़मीन की जो सैलिनिटी है वो कंपैरेटिवली सी के वाटर से कम होती है। उसके बाद है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड नियर इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। जैसे कि ये आपकी अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर, तो 30 डिग्री नॉर्थ लगा लो और 30 डिग्री आपका साउथ लगा लो, तो ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाला रीजन है, यहाँ पे जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 कंट्रीज हैं जिसमें मैंग्रोव की जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं। तो इस रीजन में आपके मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया इक्वेटर के आसपास, क्योंकि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं उनको ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है। उसके बाद है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो मेराइन कोस्ट लाइन्स के आसपास एस्चुरीज में पाए जाते हैं। एस्चुरीज क्या होता है? एस्चुरीज होते हैं आपके
तो एस्चुरीज जो है वो, जैसे ये नदी है आपकी, यहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा है और आके समुंदर में मिल जा रहा है। तो जो समुंदर का पानी है और जो फ्रेश वाटर है, जहाँ पर ये दो पानी कंबाइन होते हैं, उस एरिया को हम एस्चुरीज कहते हैं। तो ये नदी है आपकी और इधर से आपका समुंदर का पानी है, जहाँ ये पानी कंबाइन हो रहा है, जहाँ ये मिक्स हो रहा है, उस ट्रांजिशनल जोन को हम एस्चुरीज कहते हैं। एस्चुरीज को आपका नर्सरी ऑफ ओशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश वाटर के जीव जंतु है या ऑर्गेनिज्म जो है वो भी, और जो सी के ऑर्गेनिज्म है वो भी, दोनों इजीली इस एस्चुरीज में सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें दोनों ही पानी का जो न्यूट्रिएंट है वो मिल जाता है और इस एरिया की जो सॉइल होती है वो भी काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होती है। इस वजह से जो एस्चुरीज होती है उनको हम नर्सरी ऑफ ओशन कहते हैं। तो एस्चुरीज क्या होगी कि जहाँ पर समुंदर और नदी का पानी मिलता है, उस जगह, उस ट्रांजिशनल जोन को हम एस्चुरीज कहते हैं। यहाँ पर जो हैबिटेट है वो काफ़ी रिच होता है, क्योंकि समुंदर, जो मीठे पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी, और जो आपके समुंदर में रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी, दोनों इजीली सरवाइव कर लेते हैं। और यहाँ का जो पानी है उसको हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। मतलब इट इज बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाटर्स। उसके बाद है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ये स्पेशलाइज सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम का काम करते हैं। क्या करते हैं कि मैंग्रोव बेसिकली जो एक्सेस वाटर होता है पानी में, एक्सेस सॉल्ट होता है पानी में से, उसको फिल्टर करने का काम भी करते हैं। फिर वही बात कि यहाँ की जो डाइवर्सिटी होती है वो काफ़ी रिच होती है, और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट की रूट्स होती हैं आपकी, वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो ऑलमोस्ट 30 ट्रॉपिकल कंट्रीज में फैला हुआ है, जो कि 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। यानी कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो 30 ट्रॉपिकल कंट्रीज में फैला हुआ है और अप्रोक्सीमेटली इट ऑक्यूपाइज 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। तो 30 ट्रॉपिकल कंट्रीज क्या हो गई, वही जो मतलब आपका इक्वेटर के आसपास की ये जो इस एरिया में जो कंट्रीज आती हैं वो आपकी ट्रॉपिकल कंट्रीज हो गई। तो ऐसे ही 30 ट्रॉपिकल कंट्रीज में ये फैला हुआ है, जो कि आपका 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वर्ल्ड में कवर करता है। तो अब देख लेते हैं कि जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया में कैसा है। तो इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है आपके, वो 4,921 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर अप करता है, जो कि वर्ल्ड का आपका सिर्फ 3% बनता है। फिर जो आपके लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो आपका है सुंदरवन। सुंदरवन का मतलब, सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल एंड वन मतलब फॉरेस्ट। तो सुंदरवन, और सुंदरवन का जो नाम है वो सुंदरवन इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नाम का पेड़ मिलते हैं। सुंदरवन फॉरेस्ट है आपका, वो इंडिया में, आधा इंडिया में और आधा बांग्लादेश में मिलता है। उसके बाद आपका सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है इंडिया का, वो है भितरकनिका, जो कि लोकेटेड करता है कहाँ, आपका उड़ीसा कोस्ट में। फिर ऐसे ही आपका गोदावरी कृष्ण मैंग्रोव फॉरेस्ट है आंध्र प्रदेश में। तो ये आपका मैप है। मैप में ये आपको दिख रहा होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, फिर रत्नागिरी है आपका, फिर गोवा मैंग्रोव है आपका, फिर अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार का तो आपको पता होगा, वो भरतांग आइलैंड जो है आपका। उसके बाद आपका ये उड़ीसा में महानदी, फिर ये आपका सुंदरबन। तो सुंदरबन ये दिख रहा होगा, ये आधा आपका इंडिया में और आधा बांग्लादेश में स्ट्रेच करता है। उसके बाद देख लेते हैं कि इनको थ्रेट्स क्या है, आज की डेट में मैनग्रोव्स को क्या खतरा है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या हो गई कि जैसे कि आपके बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो बेसिकली पॉल्यूशन फैलाए, वो हो गया आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो एक ये रीजन है आपका। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, एज यूजुअल इट इज अ मेजर कॉज फॉर इट ऑल्सो। देन द सेकेंड पॉइंट इज योर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैसे, क्योंकि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो आपकी 10 to 40 फीट की होती है।
जिसकी वजह से इसकी जो स्टेम होती है वो आपकी फ्यूल के लिए और टिम्बर के लिए यूज़ की जाती है। तो ये जो पेड़ होते हैं इन्हें काट दिया जाता है, डिफॉरेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न है मैनग्रोव को डैमेज करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि आपके ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होते हैं। ग्लेशियर मेल्ट होने से आपके सी लेवल बढ़ जाता है, और सी लेवल क्या करते हैं, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो समुद्र किनारे ही होते हैं, तो उसकी वजह से जो ये वेजिटेशन है वो डैमेज होने लगती है। फिर है आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी एक मेन रीज़न है। फ्रेश वाटर जो है आपका नदियों से आता है, और समुद्र का पानी जो होता है जहाँ वो मिलता है, तो नदियों में लगा लो या आपका समुद्र में लगा लो, तो जो पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो जाता है, उससे क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें आपका पॉल्यूटेंट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बैलेंस होता है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का वो खराब होने लगता है। तो पॉल्यूशन एक, जिससे फिर क्या होता है कि आपका जो ये स्पीशीज है वो डैमेज होती है, सॉइल जो इतनी न्यूट्रिएंट रिच थी वो नहीं रहती, फिर आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट की जो वेजिटेशन है वो खराब होने लगती है इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल सारी जो चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट वो वैसे ही इंटरलिंक्ड होती हैं। उसके बाद है आपका द लास्ट पॉइंट विच इज गिवन हेयर इज योर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिकम अ मेन रीजन मैनग्रोव्स को थ्रेट करने के लिए, क्योंकि इसकी जो वेटलैंड्स जो होते हैं वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं, तो वो फार्म्स के लिए काफ़ी एक अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ लैंड बन जाता है फार्म एग्रीकल्चर के लिए। तो इसी तरीके से अभी क्या हुआ था कि आपका 40% ऑफ मैनग्रोव जो थे वेस्ट कोस्ट पर, वो आपकी फार्म लैंड में कन्वर्ट कर दिए गए विद इन अ लास्ट 3 डिकेड्स में। और ये है आपका कि जो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो महाराष्ट्र के जो कोस्टल रीजन में फैले हुए थे, वो 1970 में 200 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे, जो कि आपके अब 2001 में 118 किलोमीटर हो गया था। तो ये आपका ये रिड्यूस हो रहा है, ये एक तरीके का थ्रेट ही है कि महाराष्ट्र में आपके जो 1970 में आपके 200 किलोमीटर में फैले हुए थे, वो आपके 2001 तक 118 किलोमीटर हो गया। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है महाराष्ट्र में, वो भी अभी अपकमिंग बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है उससे भी इनको थ्रेट है, क्योंकि क्या हुआ कि नियरली 30,000 जो ट्रीज हैं आपके वो कट डाउन कर दिए गए इस प्रोजेक्ट के लिए, पेड़ काट दिए गए। फिर है आपका कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैनग्रोव जो है वो स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स डाइवर्स हैबिटेट है। अच्छा, इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये नीश का मतलब क्या होता है। नीश जो है आपका वो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक ऐसी कंडीशन जहां वो इजीली सरवाइव कर सके, जो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो एक कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन लगा लो आप, कि जहां वो इजीली सरवाइव कर सके, उस एरिया को या उस एनवायरनमेंट को हम नीश कहते हैं, जो कि उसके प्रोटेक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और उसकी सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हो, उसको हम नीश कहते हैं। इन अदर वर्ड समझें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या जीव के लिए जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए, उसको हम नीश कहते हैं। फिर नीश के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, मैं आपको सिर्फ टाइप बता देती हूँ, क्योंकि किसी और दिन इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो नीश के जो टाइप है, पहला टाइप है आपका हैबिटेट नीश, द सेकेंड वन इज योर फूड नीश, एंड द थर्ड वन इज योर रिप्रोडक्टिव नीश, एंड द लास्ट वन इज योर फोर्थ वन विच इज फिजिकल नीश। तो नीश क्या है? नीश वो सारी चीजें या एक ऐसा इन्वायरमेंट जो किसी जीव को उसके सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए आवश्यक हो, उसे हम नीश कहते हैं। और ये नीश के 4 टाइप्स हो गए। फिर है नेक्स्ट की जो सुंदरवन है, वो एक फ्लड बैरियर का काम करते हैं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि आपके 93% ऑफ मैनग्रोव जो है वो आपके वेस्ट बंगाल में ही पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का 93% ऑफ मैनग्रोव जो है वो आपके वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, जहाँ पर मैनग्रोव जो है वो फ्लड बैरियर का काम करते हैं। अभी रिसेंटली साइक्लोन इम्फाल में भी आपका जो मैनग्रोव्स थे उन्होंने कोलकाता सिटी को प्रोटेक्ट किया था। फिर मैनग्रोव जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। यहाँ पर 250 स्पीशीज जो है वो बर्ड की पाई जाती है, साथ ही साथ 120 स्पीशीज जो है आपकी फिशेस
रेप्टाइल्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी जो ये एनिमल्स हैं इनका घर है। उसके बाद आपका भितरकनिका जो है वो आपका रामसर वेट लैंड साइट घोषित कर दिया गया, जहाँ पर आपके 220 स्पीशीज जो है बर्ड्स की वो रिकॉर्ड की गई थी। फिर है आपका ये है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो लार्जेस्ट नोइंग नेस्टिंग साइट है किसकी? ऑलिव रिडले सी टर्टल की। उसके बाद सुंदरवन जो फॉरेस्ट है आपका वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने घोषित कर दिया है। फिर है आपका कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपका ये फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है दे प्रोवाइड लाइवलीहुड, मैनी पीपल लिविंग इन और अराउंड द मैंग्रोव दे डिपेंड्स देम ऑन फॉर देयर लाइवलीहुड। तो ये जो है ये लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि डिफॉरेस्टेशन फ्यूल्स और टिम्बर के लिए काटा जाता है, तो इससे लोगों की जो है लाइवलीहुड चल रही है। फिर द नेक्स्ट पॉइंट कि जो ये सुंदरवन डेल्टा या मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो आपका एक टूरिज्म पॉइंट बन चुका है। 2-3 सालों में यहाँ पे काफ़ी टूरिज्म इंक्रीज हुआ है। उसके बाद है कि नासा ने अभी रिसेंटली द मैंग्रोव फॉरेस्ट को द बेस्ट कार्बन स्क्रबर घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं आपके वो कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली किसी भी और फॉरेस्ट को कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं। अब है आपके कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं इनको कंजर्व करने के लिए। अच्छा, एक बार पहले हम इसे अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देखेंगे। तो मैंग्रोव क्या है? ट्रॉपिकल ट्रीज हैं जो कि आपके वेट ग्राउंड में पाए जाते हैं, नदी किनारे पाए जाते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर होती हैं। रूट्स क्यों ऊपर होती हैं? क्योंकि जो पानी में अगर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, समुंदर में खारा पानी होता है उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, तो रूट्स जो है वो ऊपर मतलब ज़मीन पर निकल आते हैं। तो जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी इमेज, ये आपकी इसमें जो रूट्स हैं इनके नाम होते हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो रूट्स ऊपर अबव दी ग्राउंड है इनको हम स्टिल्ट कहते हैं। उसके बाद ये जो मोटी कड़ी जो आ रही है पेड़ की इसको हम बटर्स कहते हैं। उसके बाद है आपका ये जो रूट्स आ रही है इनको हम न्यूमेटोफेरस कहते हैं, जिनको ब्लाइंड रूट्स कहते हैं, अंधी जड़ें। और ब्लाइंड रूट्स के साथ इन्हें हम प्रॉप भी कहते हैं। अच्छा, जो मैनग्रोव्स होते हैं, मैनग्रोव्स हो गए और आपके एस्चुरीज हो गई और आपके वेटलैंड्स हो गए, ये इकोटोन का पार्ट होते हैं। इकोटोन क्या हो गया? जो भी आपकी इंटरमीडिएट जोन होता है लैंड और सी का, उसके बीच का जो ये पार्ट होता है या ये जो लाइन होती है इसको हम इकोटोन कहते हैं। इस जोन को हम इकोटोन कहते हैं। फिर अब आते हैं कि स्टेप्स क्या है इन्हें कंजर्व करने के लिए। फर्स्ट है आपका जो सुंदरवन फॉरेस्ट है वो वर्ल्ड का फर्स्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए गया था, और ये जो प्लान था वो इम्प्लीमेंट किया गया आपका 1892। फिर लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन क्या हुई कि कई एक्ट्स निकाले गए इन्हें कंजर्व करने के लिए। पहला है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सेकेंड है आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और थर्ड है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और द लास्ट वन इज योर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फिर 2018 में आपके डिस्ट्रक्शंस ऑफ मैनग्रोव्स जो डिस्ट्रक्ट हो रहे थे उनको बताते हुए ये कहा कि ये वॉयलेशन है आर्टिकल 21 का। फिर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स क्या है मैनग्रोव्स को कंजर्व करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका कि स्टेट गवर्नमेंट गुजरात की बात करते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया था कि आपकी डायरेक्ट सी सोइंग करवाई थी, जो डिस्ट्रक्टेड और जो डिग्रेडेड आपके मैनग्रोव है उन्हें रिस्टोर किया जा सके। फिर नेक्स्ट है आपका कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने क्या किया, तो उन्होंने स्टैब्लिश की थी एक इको डेवलपमेंट कमेटी और साथ में वन संरक्षण समिति। ये क्यों इम्प्लीमेंट की गई आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा कि मैनग्रोव जो है उनको कंजर्व किया जा सके, और इसका जो मेन एम था वो भी यही था कि टू प्रोटेक्ट गोदावरी मैनग्रोव एट CWLS, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आपकी 2019 की रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट है, जिसने बताया कि महाराष्ट्र में 72%
विद इन लास्ट 3 ईयर्स में जो मैनग्रोव्स है वो इंक्रीज हुए हैं। फिर यूनियन गवर्नमेंट के एफर्ट्स देख लेते हैं। तो 2013 में आपका बायोटेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक बायो रिस्टोरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया सुंदरवन को, जो वहाँ के मैनग्रोव डिग्रेडेड मैनग्रोव थे उनको दोबारा से स्टेबलाइज करने के लिए। फिर स्टेट गवर्नमेंट के आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका बॉम एलएमई, जिसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल लार्ज मराइन इकोसिस्टम, जिसके अंदर आपकी 7 to 8 कंट्रीज थी। पहली कंट्री आपकी बांग्लादेश, देन इंडिया, फिर है आपकी इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो ये जो बॉम एलएमई प्रोजेक्ट है वो आपका स्टार्ट किया गया था 2009 में, जो स्टार्ट हुआ था FAO के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बॉम एलएमई प्रोजेक्ट है इसको फंड कौन करता है, वो है GEF, यानी कि इसकी जो फंडिंग है वो आपकी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज फंड करती है, जिसमें आपको पता भी होगा कि $15 मिलियन जो है वो बॉम एलएमई प्रोजेक्ट जो था उसके लिए फंड किए गए थे आपके इसके ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज के द्वारा। फिर आगे देखते हैं कि और क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। तो मोनोकल्चर प्लांटेशन की जगह आप वेराइटीज़ में लगाएं। मोनोकल्चर प्लांटेशन क्या हो गया, मतलब एक ही टाइप की जो स्पीशीज़ के जो ट्रीज़ होते हैं वो लगाने की जगह आप अलग अलग वेराइटीज़ के ट्रीज़ लगाएं, ताकि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डाले। उसके बाद है आपका कि एनफोर्समेंट ऑफ लेजिस्लेटिव मैंडेट हो। फिर नेक्स्ट है आपका कि प्राइवेट सेक्टर का स्टैब्लिशमेंट हो, ताकि वो और अच्छे से कंजर्व किए जा सके। फिर नेक्स्ट है आपका कि कल्चरल एडवांटेज जो है वो सुंदरवन का आपको पता होगा कि वहाँ पर एक फेस्टिवल बनाया जाता है, एक तरीके की पूजा की जाती है जिसका नाम है बॉन बीबी। जो सुंदरवन में रहने वाले लोग हैं या जो वहाँ उन वनों में जो गांव बसे हुए, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वहाँ पर अगर उन्होंने सुंदरवन का जो फॉरेस्ट है उसके साथ छेड़छाड़ की तो जो बॉन बीबी देवी हैं बेसिकली वो उनको पनिश करेंगी। तो ये एक कल्चरल एडवांटेज हो जाता है मैनग्रोव्स के लिए। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कल्चरल एडवांटेज अगर सुंदरवन या मैनग्रोव फॉरेस्ट का पूछा जाए तो इंडिया में बॉन बीबी जो पूजा है वो एक कल्चरल एडवांटेज। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर से रिलेटेड या अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी टेलीग्राम, फेसबुक और ये मेल आईडी है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।